चैप्टर है जाति धर्म लैंगिक मसले, क्लास 10 का है, पॉलिटी है, लोकतांत्रिक राजनीति सेकंड, लोकतांत्रिक राजनीति फर्स्ट हम कवर कर चुके हैं। कई सारी चीजें हमने देख रखी हैं उसमें। जो चीजें भाई नहीं समझ में आई वो सब एक बार फिर से चैप्टर जाके देख लेना आप लोग हर हालत में, ठीक है। जिस हिसाब से प्रश्न के तरीके हैं, जिस हिसाब से, इसलिए देखो यूपीएससी का पेपर देखना इसलिए जरूरी है ना, उससे आपको थोड़ा सा एक आंकड़ा मिल जाएगा कि पेपर चलता कैसे, पेपर आ कैसे रहा है और पूछे कैसे जा रहे हैं प्रश्न, ठीक है। तो इसलिए उसका पेपर जरूर देख लो, यूपीएससी का 2014-15 से उठाओ। और फिर देखो इन सब में जो अभी तक आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ रखी है, इन सब में कितने सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आए हुए हैं एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक है। जाति धर्म और लैंगिक मसले देखेंगे, लोकतांत्रिक राजनीति सेकंड है, चौथा चैप्टर है क्लास 10 का। पिछले में हमने देखा था सामाजिक विविधता, लोकतंत्र और विविधता देखी थी हमने। सामाजिक विविधता कैसे राजनीतिक विभिन्नता में कन्वर्ट होती है, उसके क्या क्या फायदे, किसके क्या क्या नुकसान होते हैं, और कैसे कैसे सामाजिक जो विविधता है वो कैसे कैसे एक दूसरे से अलग होते हुए भी एक दूसरे के लिए पुल का काम करता है, ये सारी चीजें हम सब समझ लिए हैं, है ना। और सामाजिक विविधता जो होती है वो सिर्फ जन्म पर आधारित नहीं होती है, बल्कि वो उनके कर्म, उनकी क्षमता अक्षमता, उनके जो सोच विचार है, तौर तरीके, रहन सहन है, उनके पेशे चुनने की आज़ादी है, या फिर उनके पढ़ाई लिखाई के तरीके, सब्जेक्ट जो चुनते हैं लोग, है ना, इन सब के आधार पर भी सामाजिक विविधता को देखा जाता है, ठीक ना। तो सिर्फ सामाजिक विविधता सिर्फ जन्म पर आधारित होती है ये कहना गलत है, ठीक है। पिछले चैप्टर में हमने ये सारी चीजें देख रखी हैं अच्छे से। लिंग धर्म जाति पर आधारित सामाजिक विषमताएं, ठीक है, ये असमानताएं कैसी हैं, किस तरह राजनीति में अभिव्यक्त होती हैं, हम इस पर बारी बारी से गौर करेंगे। फिर हम ये देखने की कोशिश भी करेंगे कि इन असमानताओं पर आधारित अलग अलग अभिव्यक्तियां लोकतंत्र के लाभकर हैं या फिर नुकसानदेह हैं, ठीक है। लैंगिक मसले और राजनीति। आइए अपनी बात की शुरुआत हम लैंगिक असमानता से करते हैं। सामाजिक असमानता का ये रूप हर जगह नजर आता है, लेकिन राजनीति के अध्ययन में शायद ही इस बात की पहचान की जाती है। लैंगिक असमानता को स्वाभाविक या फिर कहें कि प्राकृतिक और अपरिवर्तनीय मान लिया जाता है, लेकिन लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट नहीं, बल्कि इन दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ छवियां और तयशुदा सामाजिक भूमिकाएं होती हैं। आप लोग जैसे मान लीजिए, अभी का तो पता नहीं, फिर भी पढ़े लिखे समाज में भी ऐसा है, ऐसी मान्यता है। जैसे एक लड़का है, किसी के पास एक लड़की है, तो लड़का लड़की दोनों बराबर की उम्र में है, थोड़े से बड़े थोड़े छोटे, लेकिन बड़े बड़े हो गए हैं। आप देखेंगे ना, जब मेला में लड़का लड़की दोनों को लेकर जाया जाता है, बेटी बेटा को, तो लड़का को क्या दिलाया जाता है, लड़का को ट्रैक्टर दिलवाया जाता है, लड़का को ट्रक दिलवाई जाती है, लड़का को तमंचा दिलवाया जाता है, खिलौना वाला बंदूक। वो जिद करता है पापा हमको बंदूक चाहिए, तो पापा दिलवा देते। बिटिया अगर बोली पापा हमको बंदूक चाहिए, तो पापा भी उसको समझा देते हैं कि बिटिया तुम बंदूक क्या करोगी चला के, तुमको चलो हम गुड़िया दिलवाते हैं, तो गुड्डा गुड़िया उसको दिलवाया जाता है। ये आप लोग भी देखे होंगे, समझे भी होंगे क्यों ऐसा किया जाता है। कहीं ना कहीं वो समाज, वो पिता, वो माँ, वो भाई बहन, जो चाचा चाची, ताता ताऊ ताई, जो कोई होते हैं, दादा दादी, वो सब लोग उस लड़का को बताने का ये प्रयास करते हैं कि तुम बड़े हो गए तो तुम्हें ये काम करने हैं, और लड़की को ये बताने का प्रयास करते हैं कि तुम जब बड़ी हो जाओगे तुम्हें दुल्हन भी बनना है, तुम्हें किसी के घर भी जाना तो उसके लिए चौका बेलना का भी खिलौना आ जाता है। बात समझे। तो दोनों को ऐसे प्रत्यक्ष तौर पर नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर यह समझाने का प्रयास किया जाता है कि आप दोनों का काम जो है, आप दोनों का जो क्षेत्र है, वो दोनों अलग अलग है, अलग अलग दिशाओं में काम करना है आप लोगों को, है ना। एक को घर संभालना है, दूसरे को बाहर देखना, भाई ये सब चीज के साथ, ठीक है। तो वो तयशुदा छवियां हैं जो सामाजिक व्यवस्था पर आधारित हैं। इसमें निजी और सार्वजनिक का विभाजन, लड़के लड़कियों के पालन पोषण क्रम में ये मान्यता उनके मन में बैठा दी जाती है कि औरतों की मुख्य जिम्मेवारी क्या है, गृहस्थी चलाना, बच्चों का पालन पोषण करना। ये चीज अधिकतर परिवारों के श्रम के लैंगिक विभाजन से झलकती है, ठीक है। अधिकतर परिवारों के श्रम के लैंगिक विभाजन से झलकती औरतें घर के अंदर का सारा कामकाज, खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना, बच्चों की देखरेख करना, ये सारी चीजें करती हैं, जबकि मर्द क्या करता है भाई, घर के बाहर का काम करता है। ऐसा नहीं है कि मर्द ये सारे काम नहीं कर सकते। आजकल आप बड़े बड़े होटल्स में देखेंगे ना, तो कोई महिला पूड़ी बनाती नजर नहीं आएगी, सब्जी बनाती नजर नहीं आएगी, पनीर बनाती नजर नहीं आएगी, चिकन मटन का जो भी सिस्टम अगर उस होटल में है, तो वो सारे काम करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, एक पुरुष वर्ग की होती है ना। उसके यहाँ सारे के सारे पुरुष ही स्टाफ होते हैं। लेकिन उसी पुरुष को अगर घर में बोल दिया जाए कि पत्नी आप बोल दे कि हमारा सर दर्द कर रहा, आज हमारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आप 4 रोटी बना लीजिए, 2 हम भी खा लेंगे, 2 आप भी खा लेना, तो वो पुरुष इतने तनतना के भागेगा बाहर
कि तुम अपना यहीं पे रहो, हम जा रहे हैं बाहर खा के आ जाएंगे। बात समझे? आज के समय में काम ऐसे ही चल रहा भाई कि होटल में पुरुष ही काम करता है, सब कुछ काम करता है। अभी आप दिल्ली में जाएंगे ना, तो दिल्ली में हालांकि महिलाएं ही होती हैं जो खाना बनाने का काम करती हैं घर घर पे स्टूडेंट्स के यहाँ, लेकिन आप देखेंगे लड़के भी ये काम पकड़े हुए हैं। ठीक है, लड़के भी घर घर जाके रोटी बनाने का काम करते हैं। उनको अपने घर में काम करने में दिक्कत होगी, लेकिन वहां पर उनको काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। बात समझे? दरअसल वो ये सोचते हैं कि ऐसे कामों को करना औरतों के जिम्मे है, ये सारे काम औरतों के जिम्मे है भैया। और पर जब पर जब सिलाई कटाई से लेकर इन्हीं सारे कामों के लिए पैसे मिलते हैं, तो मर्द खुशी खुशी यही काम घर के बाहर करते हैं। अरे दर्जी का काम कौन करता है? कभी भी आप दर्जी के यहाँ कपड़ा सिलवाने अपना कपड़ा सिलवाने गए हैं ना, तो दर्जी कौन होता है? महिला का कपड़ा बना रहा हो या पुरुष का कपड़ा बना रहा हो, दर्जी ही होता है। दर्जी एक मेल होता है, मर्द होता है, कोई औरत नहीं मिलेगी जल्दी आपको। बात समझे? लेकिन घर में आपके शर्ट में बटन नहीं है, तो आप अपने शर्ट में बटन नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते भाई? या फिर आपको इस बात का लालच है कि हमको यहाँ पे लगाने में पैसा नहीं मिलने वाला है, या फिर आप ये सोचते हैं कि मर्द का काम ये है ही नहीं। दोनों में से एक चीज तो है। बात समझे? आप कहीं ना कहीं इस बुनावट से, इस मान्यता से बंधे हुए हैं, ये दिमाग आपका इस मान्यता से बंध गया है कि मर्दों का काम घर के बाहर ही है, घर के अंदर जो भी काम होगा वो सब महिलाएं करेंगी। ठीक है, अधिकांश दर्जी या होटल के रसोइये पुरुष ही होते हैं। इसी प्रकार औरतें घर के बाहर का काम ना करती हों, ऐसा भी नहीं है। आज के समय में देखा जाए तो बैंक में कर्मचारी जो होंगे वो आपको मिलेंगे क्या? महिलाएं मिलेंगी ज्यादातर। यस सर। बैंक में काम कर रही हैं। पुलिस की नौकरी देखिए, वर्दी पहने हुए कितनी अच्छी लगती नहीं? आज के समय में महिलाओं का योगदान धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, गांव में स्त्रियां पानी जलावन जुटाने से लेकर खेत में खटने तक का काम करती हैं। शहरों में भी हम देखते हैं कि कोई गरीब स्त्री किसी मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरानी का काम कर रही है। ठीक है, और मध्यम वर्गीय स्त्री काम करने के लिए दफ्तर भी जा रही है। सच्चाई यह है कि अधिकतर महिलाएं अपने घरेलू काम के अलावा अपनी आमदनी के लिए कुछ न कुछ काम करती हैं, लेकिन उनके काम को ज्यादा मूल्यवान नहीं माना जाता और उन्हें दिन रात काम करके भी उसका श्रेय नहीं मिलता है। जैसे मम्मी हैं, आपकी मम्मी हैं, आपके पापा भी हैं। मान लीजिए मम्मी दिन भर घर में काम करती हैं, पापा दिन भर बाहर काम करते हैं, 8 घंटा की ड्यूटी करके वो आ जाते हैं। मम्मी क्या करती है? 14 घंटा की ड्यूटी कर रही है। सुबह 4 बजे उठती है, पहले सास ससुर को चाय पानी देना, नाश्ता फाश्ता देना, फिर झाड़ू पोछा मारना, बर्तन चौका करना उसको, फिर उसके बाद अगर एक जानवर उनवर है तो उसको थोड़ा चारा वारा दे देना, उसका काम हो जाएगा। फिर उसके बाद पूरा दिन उसी घर में खाना पीना, पानी गर्म करके देना, पानी उनको नहलाना, उनको धुलाना, फिर उनको कपड़ा देना, फिर ऐसा करना, फिर उनका कपड़ा धुलना, सारे काम करते करते रात के उसको 10 बज जाते हैं। सुबह 4 बजे उठी महिला रात के 10 बजे तक वो कंटिन्यू एक रोबोट की तरह काम करती रहती है। और पापा की ड्यूटी है कि 8 घंटा ड्यूटी करके आ रहे हैं, उसी में वो थके हारे एकदम पस्त हुए बैठे हैं। अब पानी दे देती, चाय लाओ दे दो, थोड़ा बना देती, अच्छा रुकिए हम चाय बना के ला रहे हैं। फिर भी उस औरत के चेहरे पर सिकन नहीं देखेंगे आप कि वो ये बोल दे आज हम दिन भर काम करके थक गए हैं, आप एक काम करिए चाय बनाइए, हमारे लिए भी खुद के लिए भी बना लीजिए। ऐसा नहीं बोलती है। 14 घंटा काम करने के बाद उस महिला की गिनती काम करने वालों में नहीं की जाती है, जबकि वही पुरुष 8 घंटे से बाहर काम करके आ रहा है। उसका काम करने, क्योंकि मेहनत करके आ रहा है, वो नौकरी से आ रहा है, ड्यूटी से आ रहा है भाई, तो उसको सोचेंगे नहीं वो ड्यूटी से आ रहे होंगे, थोड़ा सा देख लेना भाई, कोई दिक्कत ना हो, बातचीत ना करना फालतू। बात समझे? अगर वही काम एक दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए अगर वही काम पलट दिया जाए कि महिला वो पुरुष वाली ड्यूटी संभाल ले और पुरुष वो महिला वाली ड्यूटी संभाल ले, उसके बाद सारा का सारा जो मामला होगा सब अपने आप समझ में आ जाएगा। बात समझे? श्रम के इस तरह के विभाजन का नतीजा ये हुआ कि औरत तो घर की 4 दीवारी में सिमट के रह गई, बाहर का सार्वजनिक जीवन पुरुषों के कब्जे में आ गया। मनुष्य जाति की आबादी में औरतों का हिस्सा आधा है, पर सार्वजनिक जीवन में खासकर राजनीति में उनकी भूमिका नगण्य नहीं है। राजनीतिक जो चुनाव होते हैं ना, चुनाव में संसद में उनकी भूमिका, लोकसभा में, राज्यसभा में उनकी भूमिका, विधानसभा में उनकी भूमिका आप देखेंगे तो कितनी मिलेगी? बहुत हुआ तो 4%, 10%, 5%, 8%, ऐसे ही अभी तक का आंकड़ा है कि इतनी ही परसेंट महिलाएं पूरी लोकसभा सीट में, इतनी ही परसेंट महिलाएं बैठी हुई हैं जाके, जबकि पूरे जनसंख्या में हिस्सेदारी कितनी भैया? 50% की। ये बात अधिकतर समाजों पर भी लागू होती है। पहले सिर्फ पुरुषों को ही सार्वजनिक मामलों में भागीदारी करने, वोट देने, सार्वजनिक पदों के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति थी। धीरे धीरे राजनीति में लैंगिक मुद्दे उभर गए। हमने आपको एक दिन बताया था कि जो आज के समय में क्या है, जैसे मान लीजिए कोई महिला है, महिला का नाम है मालती देवी, तो मालती देवी वाइफ ऑफ
कुछ भी नाम रख दो, पुरुषोत्तम में ये है। पहले क्या होता था ना, जब शुरुआत था चुनाव का हमारे यहाँ, तो कैसे वोटर आईडी कैसे बनती थी, फलाने की अम्मा, मान लीजिए सुमंत की मम्मी, अब सुमंत की मम्मी का वोट पड़ेगा। अब सुमंत की मम्मी, मान लीजिए सुमंत वहां 10 खड़े हैं, तब तब सुमंत की मम्मी कौन सी मम्मी है सुमंत की, ये खोजना पड़े। बात समझे? या फिर फलाने की बहू, उनके पति का नाम लेके बहू, उनका महिला का नाम तब नहीं वो होता था वोटर कार्ड पे, तब ऐसे ही होता था, फलाने की पत्नी, फलाने की बहू, फलाने की अम्मा, फलाने की मम्मी। मम्मी तो अब आया है, पहले अम्मा ही होता था भाई। ठीक है, पहले कुछ ऐसी चीजें रहती थी हमारे यहाँ। धीरे धीरे राजनीति और लैंगिक मुद्दे उभरे। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में औरतों ने अपने संगठन बनाए, बराबरी के अधिकार हासिल करने के लिए आंदोलन किए। विभिन्न देशों में महिलाओं को वोट का अधिकार प्रदान करने के लिए आंदोलन हुए। इन आंदोलनों में महिलाओं के राजनीतिक और वैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाने और उनके लिए शिक्षा तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग की गई। मूलगामी बदलाव की मांग करने वाले महिला आंदोलनों ने औरतों के व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन में भी बराबरी की मांग उठाई। इन आंदोलनों को नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। ये नारीवादी जो आंदोलन ना, अभी आप सुनते होंगे 8 मार्च को मनाया जाता ना मेरे ख्याल से, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। यस सर। लैंगिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति, इस सवाल पर राजनीतिक गोलबंदी ने सार्वजनिक जीवन में औरत की भूमिका को बढ़ाने में मदद की। आज हम वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक, कॉलेज, विश्वविद्यालय शिक्षक जैसे पेशों में बहुत सी औरतों को देखते हैं, है ना, जबकि पहले इन कामों को महिलाओं के लायक नहीं माना जाता। दुनिया के कुछ हिस्सों जैसे स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड जैसे स्कैंडिनेवियाई देश, याद रखना ये स्कैंडिनेवियाई देश कौन कौन से, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफी ऊंचा है ना। आज के समय में देखेंगे, चाहे जो भी रिपोर्ट आती है, उन सभी रिपोर्ट्स में ये सारे देश सबसे ऊपर ही मिलते हैं हमको, सबसे पहले यही देश नजर आते हैं, है ना। अब यहां पे देखो, हमारे देश में आजादी के बाद से महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार हुआ, पर वे अभी भी पुरुषों से काफी पीछे। हमारा समाज अभी भी पितृ प्रधान है, औरतों के साथ अभी भी कई तरह के भेदभाव होते हैं, उनका दमन होता है। अब आप ये बोलेंगे इतने सारे कानून बनाए गए, घरेलू हिंसा से सुरक्षा आंदोलन, महिलाओं में साक्षरता की दर अब भी मात्र 54% है, जबकि पुरुषों में देखेंगे 76%। स्कूल पास करने वाली लड़कियों की एक सीमित संख्या ही उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ा पाती है। कभी भी घर पे कोई काम होता, अगर मान लीजिए लड़की बड़ी है तो उसको, स्कूल जा रही होगी तो उसको इसलिए रोक दिया जाता है काम के समय में कि तुम अपने छोटे भाई बहनों को देखो, आज स्कूल मत जाओ, आज हम सब काम पे जा रहे हैं, अभी थोड़ा दिन काम है खेत में, एक काम करो तुम अपना घर देखो, अपने भाई बहन को देखो, और थोड़ा सा पानी वानी लेके आ जाना, हम दोनों लोग, हम सब जा रहे हैं काम करने, खेत में गेहूं काटना है, धान काटना है, धान की निराई गुड़ाई करवानी है, जो कुछ करना है। उस लड़की को रोक लिया जाता है। लड़का अगर उसकी जगह पे अगर लड़का है कोई, तो उस लड़के को क्या बोला जाएगा, जाओ स्कूल, तुमसे कोई मतलब नहीं, हम सब काम कर लेंगे। और उस लड़का से छोटी वो लड़की है, फिर भी उसको बोलेंगे तुम घर पे रहो, पानी वानी कौन देगा हमको फिर। ऐसे भी मुद्दे आप लोग अपने आसपास में गांव एरिया में जरूर देखे होंगे। लड़कियों को स्कूल छुड़वाने में जरा भी हिचक नहीं आती, लेकिन लड़कों को कहा जाता थोड़ा पढ़ने के लिए उत्साहित किया जाता, जाओ 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 जाओ, कोई बात नहीं, जाओ, है ना। चलो, जब हम स्कूली परीक्षाओं के परिणाम पर गौर करते तो देखते हैं कई जगह लड़कियों ने बाजी मार ली, कई जगहों पर उनका प्रदर्शन लड़कों से बेहतर नहीं तो कमतर भी नहीं है, लेकिन आगे की पढ़ाई के दरवाजे उनके लिए बंद हो जाते हैं। हम आपको कई बार हम आप लोगों को बताया ना, चलो, लेकिन आगे पढ़ाई दरवाजे उसके लिए बंद हो जाते, क्योंकि माँ बाप अपने संसाधनों को लड़के लड़की दोनों पर बराबर खर्च करने की जगह लड़कों पर ज्यादा खर्च करना पसंद करते हैं। तो इस स्थिति के चलते अब भी ऊंची तनख्वाह वाले, ऊंचे पदों पर पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है। चलो, ठीक है, ऊंचे पदों पर पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या बहुत ही कम। भारत में औसतन एक स्त्री एक पुरुष की तुलना में रोजाना 1 घंटा ज्यादा काम करती है। एक महिला पुरुष की अपेक्षा 1 घंटा रोज ज्यादा काम करती है पुरुष के मामले में, पर उसको ज्यादातर काम के लिए पैसे नहीं मिलते, इसलिए अक्सर उसके काम को मूल्यवान नहीं माना जाएगा, समान मजदूरी से संबंधित अधिनियम में कहा गया, समान काम के लिए समान मजदूरी दी जाएगी। बहरहाल काम के हर क्षेत्र में, यानी खेल कूद की दुनिया से लेकर सिनेमा के संसार तक, कल कारखानों से लेकर खेत खलिहान तक, महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी मिलती है, भले ही दोनों ने समान काम किया। भारत के अनेक हिस्सों में माँ बाप को सिर्फ लड़के की चाह होती है,
ठीक है। लड़की को जन्म लेने से पहले ही खत्म कर देने के तरीके इसी मानसिकता से पनपते हैं। इससे देश का लिंगानुपात जो प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या गिरकर 919 रह गया। इस समय कितना है? ठीक है। तो ये साथ लगा नक्शा बताता है कि कई जगहों पर ये अनुपात गिरकर 850, कहीं कहीं तो 800 से भी नीचे चला जाता है। महिलाओं को उत्पीड़न, शोषण, उन पर होने वाली हिंसा की खबरें हमें रोज पढ़ने को मिलती हैं। शहरी इलाके तो महिलाओं के लिए खास तौर से असुरक्षित हैं। वे अपने घरों से में भी सुरक्षित नहीं, क्योंकि वहां भी उन्हें मारपीट, अनेक तरह की घरेलू हिंसा झेलनी पड़ती है। महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, ये कोई छुपी हुई बात नहीं कि औरतों की भलाई या उनके साथ समान व्यवहार वाले मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। इसी के चलते विभिन्न नारीवादी समूह और महिला आंदोलन इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जब तक औरतों का सत्ता पर नियंत्रण नहीं होगा, तब तक इस समस्या का निपटारा नहीं हो सकता। भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत ही कम। जैसे लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या पहली बार 2019 में 14.36% तक पहुंच सकी। राज्यों की विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व 5% से भी कम है। इस मामले में भारत का नंबर दुनिया के देशों में काफी नीचे। भारत इस मामले में अफ्रीका और लातिन अमेरिका के कई विकासशील देशों से भी पीछे है। कभी कभार कोई महिला प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री की कुर्सी तक आ गई है, पर मंत्रिमंडलों में पुरुषों का ही वर्चस्व रहा है। इस समस्या को सुलझाने का एक तरीका है तो निर्वाचन संस्थाओं में महिलाओं के लिए कानूनी रूप से एक उचित हिस्सा तय कर देना चाहिए। एक हिस्सा तय कर दिया जाए कि भैया देखो, जितनी सीटें दी जा रही हैं उनमें से इतनी सीटें, मतलब आधी सीट महिला की भी है, आधी सीटों पे महिलाओं को चुनाव लड़ना है। मतलब एक जिले में अगर 6 सीटें हैं तो 6 में से 3 सीट पर महिला लड़े, 3 सीट पे पुरुष लड़ेगा। अगर ये चीज कर दिया जाए आरक्षण के तौर पे, तो क्या हो सकता है ना कि महिलाओं की संख्या फिर बढ़ जाए। पंचायती चुनाव में महिलाओं की हिस्सेदारी को बढ़ा दिया गया, उनको आरक्षित कर दिया कि भाई ये सीट आरक्षित है। इस वाले में क्यों नहीं किया जा सकता? भाई करो ना, इसमें भी दिक्कत क्या है? ठीक है। भारत में पंचायती राज के अंतर्गत कुछ ऐसी व्यवस्था की गई है। स्थानीय सरकारें यानी पंचायत नगर पालिकाओं में 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए। आज भारत के ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में निर्वाचित महिलाओं की संख्या 10 लाख से ज्यादा है। ग्रामीण, शहरी, स्थानीय निकाय में निर्वाचित महिलाओं की संख्या इतने से अधिक है। महिला संगठन कार्यकर्ताओं की मांग है कि लोकसभा, राज्य विधानसभाओं की भी 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर देनी चाहिए। अभी देखिए एक बिल लाया गया है महिलाओं के लिए, है ना? क्या नाम था उस बिल का? उस बिल का क्या नाम था जो महिलाओं के आरक्षण से संबंधित विधेयक लाया गया है? नारी शक्ति बंधन योजना। ठीक है, ठीक है। संसद में इस आशय का एक विधेयक पेश भी किया गया था, पर 10 वर्षों से ज्यादा अवधि से वह लटका पड़ा है। मतलब अब हो गया पास भाई, अब इसमें एनसीईआरटी में ऐसे नहीं पढ़ा जाएगा ना, अब उसको पारित कर दिया गया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से। लैंगिक विभाजन इस बात की एक मिसाल है कि कुछ खास किस्म के सामाजिक विभाजनों को राजनीतिक रूप देने की जरूरत है। इससे यह भी पता चलता है कि जब सामाजिक विभाजन एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है तो वंचित समूह को किस तरह लाभ होता है। क्या आपको लगता है कि अगर महिलाओं से भेदभाव भरे व्यवहार का मसला राजनीतिक तौर पर ना उठता तो उनको लाभ मिल पाना संभव था? तो बात है कि नहीं। ठीक है। धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति। पिछली वाले क्लास में हमने पढ़ लिया था सामाजिक विभाजन, सामाजिक विविधता किस प्रकार से राजनीतिक विभाजन का रूप लेती है। उसी का दूसरा रूप हम यहाँ पे सांप्रदायिकता के रूप में भी देखेंगे। हम यहीं पे दूसरा रूप उसका राजनीतिक तौर पर भी देखेंगे। कई बार हो जाता है सांप्रदायिकता का राजनीतिकरण, कई सारे ऐसे मुद्दे उठ जाते हैं। फिर क्या है इसमें देखिए एक फैज अहमद फैज की लाइन है, चश्मे नम जाने शोरीदा काफी नहीं, तोहमत इश्क पोशीदा काफी नहीं, आज बाजार में पा बजौला चलो। आइए हम अब एकदम अलग किस्म के सामाजिक विभाजन की चर्चा करें, मतलब धार्मिक अंतरों पर आधारित विभाजन की बात होगी। यह विभाजन लैंगिक विभाजन जैसा सार्वभौम तो नहीं है, पर विश्व में धार्मिक विभिन्नता आज भी बड़ी व्यापक हो चली है। भारत समेत अनेक देशों में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते, पर जैसा कि हमने उत्तरी आयरलैंड के मामले में देखा, अगर लोग एक धर्म को माने लेकिन उनकी पूजा पद्धति मान्यताएं अलग अलग हों, तब भी गंभीर मतभेद पैदा हो जाते हैं। ठीक है। हमने इतिहास पढ़ा है, इतिहास गवाह भी रहा है। सनातनी परंपरा में आपने देखा है कि इसमें वैष्णवी परंपरा वाले लोग आए, इसमें शैव संप्रदाय के लोग भी शामिल हुए, शाक्त संप्रदाय के लोग शामिल हुए। शैव संप्रदाय वाले जो लोग शामिल हुए उनमें भी कई सारे उप संप्रदाय का जन्म हुआ, अलग अलग, है ना? उनके अलग अलग सबकी मान्यताएं रही। वैष्णव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय में भी ऐसे ही। शाक्त संप्रदाय में देखो 3 देवियों का उल्लेख मिलता है हमको इतिहास में। कौन कौन सी हैं? एक सौम्यता का प्रतीक है, एक जो क्या बोलते हैं शक्ति का प्रतीक है, एक है काम रूप की देवी है जो, है ना, काम की देवी जिनको माना जाता है,
इस तरीके से सबके अपने अपने हैं। और तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन धर्म को ठीक है माने, लेकिन उनकी पूजा पद्धति और मान्यताएं अलग अलग हों तो भी मतभेद होते हैं, और ये बात भी ये गंभीर मतभेद के रूप में शामिल हो जाते हैं। ठीक है। लैंगिक विभाजन के विपरीत धार्मिक विभाजन अक्सर राजनीति के मैदान में अभिव्यक्त होता है। अलग है, महिला और पुरुष का मामला है, लेकिन यहाँ जो धार्मिक मामला है ये कहीं ना कहीं राजनीतिक अभिव्यक्ति का प्रतीक होता है। फिर लास्ट में जाके जरा इन बातों पर गौर किया जाए। गांधी जी कहा करते थे धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। धर्म से उनका मतलब हिंदू या इस्लाम धर्म से नहीं था भैया, उनका मतलब था नैतिक मूल्य। नैतिक मूल्य क्या है? एक है मानव धर्म। मानव धर्म क्या होता है? किसी के पैर में अगर चोट लगी है तो उसके पैर में पट्टी बांधना या उसके चोट को ठीक करना एक मानव धर्म है। उसके दर्द को अपना दर्द समझना भी एक मानव धर्म है। मदद करना मानव धर्म में आता है। उस धर्म की बात गांधी जी किया करते थे। गांधी जी ही नहीं किया करते थे, आप जितने भी धर्म गुरु टाइप के लोग, जो भी, चाहे गौतम बुद्ध हो, चाहे महावीर स्वामी हो, जिनकी भी आप चर्चा कर लें, चलाया धम्म नीति जो चलाई अशोक ने, उस धम्म में कहीं भी आप पूरे धम्म नीति में पढ़ लीजिए, कहीं भी आपको अगरबत्ती सुलगाने, आरती करने, हवन करने जैसा कुछ भी नहीं मिलेगा। सिर्फ आपको मिलेगा क्या? बड़ों का आदर करना, बड़ों से अच्छी तरीके से बात करना, उनका सम्मान करना, दूसरे धर्मों की का सम्मान करना। यही सारी चीजें उनके धम्म नीति में रही है। बात समझे? तो सबके अपने, सबने जो भी धम्म पे बात किया है जिन लोगों ने, वो सब कहीं ना कहीं नैतिक मूल्य से ही संबंधित रहे हैं, सभी धर्मों से जुड़े हैं। उनका मानना था कि राजनीति धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए। नैतिकता के बिना राजनीति अच्छी नहीं मानी जाती है। ठीक है। अपने देश के मानवाधिकार समूहों का कहना है कि इस देश में सांप्रदायिक दंगों में मरने वाले ज्यादातर लोग अल्पसंख्यक समुदायों के हैं। उनकी मांग है कि सरकार अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए विशेष कदम उठाए। महिला आंदोलन का कहना है कि सभी धर्मों में वर्णित पारिवारिक कानून महिलाओं से भेदभाव करते हैं। इस आंदोलन की मांग है कि सरकार को इन कानूनों को समता मूलक बनाने के लिए उनमें बदलाव करने चाहिए। ये सभी मामले धर्म और राजनीति से जुड़े, पर ये बहुत गलत या खतरनाक भी नहीं लगते हैं। विभिन्न धर्मों से निकले विचार, आदर्श, मूल्य राजनीति में एक भूमिका निभा सकते हैं। लोगों के एक धार्मिक समुदाय के तौर पर अपनी जरूरत, हेत, मांग को राजनीति में उठाने का अधिकार होना चाहिए, और जो लोग सत्ता में हों उन्हें धर्म के कामकाज पर नजर रखनी चाहिए। और अगर वह किसी के साथ भेदभाव करता है, किसी के दमन में सहयोगी की भूमिका निभाता है, तो इसे रोकना भी चाहिए। सभी को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की आजादी है। धर्म मान्यता भी सबकी अपनी अपनी है। सबको सभी के धर्म का सम्मान करने का अधिकार, कर्तव्य है। अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए राजनीतिक वो पैतरा अपना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, और ये गलत भी नहीं है। लेकिन जबरन मामला, अगर जबरन कोई ये काम करवाता है तो वो गलत होता है। फिर जबरन कोई काम ऐसा नहीं होना चाहिए। संविधान में ये अधिकार हम सबको दिया गया है कि आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार खूब करिए। ठीक है। टैक्स भी आप लगा सकते हैं, लेकिन जबरन वाला टैक्स नहीं। ठीक है। सांप्रदायिकता क्या होती है? समस्या तब होती है, देखो धर्म के मामले में दिक्कत नहीं है। धर्म की, सबके धर्म की अपनी अपनी मान्यता है, सब अपने अपने धर्म के हिसाब से रहते भी हैं। उठना, बैठना, सोना, जागना, पूजा पाठ करना, सारे रीति रिवाज, सब कुछ फंक्शंस उनके जो हैं वो सब उनके धर्म के अनुसार ही हैं। दिक्कत कहाँ आती है? समस्या तब शुरू होगी जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। नेपाल में इतनी सारी समस्या आई, उसका एक कारण था उसने अपने आप को हिंदू राष्ट्र घोषित किया। पाकिस्तान में जो समस्या है उसकी सबसे बड़ी समस्या है कि उसने अपने आप को मुस्लिम राष्ट्र घोषित किया है। चलिए, पिछले अध्याय का उत्तरी आयरलैंड का उदाहरण राष्ट्रवाद की ऐसी ही अवधारणा से जुड़े खतरों को दिखाता है। समस्या तब और विकराल हो जाती है जब राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय की विशिष्टता के दावे और पक्ष पोषण का रूप लेने लगती है तथा इसके अनुयायी दूसरे धर्मावलंबियों के खिलाफ मोर्चा खोलने लगते हैं। हमने पिछली किताब में 2 देशों का एग्जाम्पल देखा था, श्रीलंका का और उत्तरी आयरलैंड का भी, बेल्जियम का भी। उत्तरी आयरलैंड का इसी में देखा हमने। उत्तरी आयरलैंड वाले में देखा कि सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, सब किसी के साथ रहना पसंद कर रहे हैं। उस मामले को लेकिन बड़ी सहूलियत के साथ देखा गया और उस पर कार्रवाई की गई। कार्रवाई की गई मतलब दमन नहीं किया गया, सबकी बातों का सम्मान करते हुए सबको कुछ न कुछ अधिकार दिए गए, जिसकी वजह से किसी भी प्रकार का वहां पर क्या नहीं हो पाया, किसी भी प्रकार का उस देश में
गृह युद्ध नहीं छिड़ पाया था। लेकिन वही श्रीलंका है, श्रीलंका ने इस बात को नहीं समझा। श्रीलंका में क्या हुआ, गृह युद्ध छिड़ गया। ठीक है, ऐसा तब होता है जब एक धर्म के विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाने लगता है। हमने पिछले चैप्टर में यही बात पढ़ी थी कि तीन तीन तरीके हैं जब ये तय होने लगता है कि सामाजिक विविधता कैसा रुख लेने वाली है। तो एक तो ये बताया था हमने कि लोगों को जब इस बात का डर समा जाए, लोगों को अपने मन में ये डर समा जाए कि हमें इस बात से खतरा है। दूसरा तरीका था, दूसरा कौन सा तरीका था भाई, सरकार का रुख। ठीक है, चलो, ऐसा तब होता जब एक धर्म के विचारों को दूसरे श्रेष्ठ माना जाने लगता, कोई एक धार्मिक समूह अपनी मांगों को दूसरे समूह के विरोध में खड़ा करने लगता है। इस प्रक्रिया में जब राज्य अपनी सत्ता का इस्तेमाल किसी एक धर्म के पक्ष में करने लगता है तो स्थिति और भी विकट होने लगती है। राजनीति से धर्म को इस तरह जोड़ना ही सांप्रदायिकता है। सांप्रदायिकता का मतलब क्या है, एक सिंपल सी परिभाषा हो गई, किसी एक पक्ष का पोषण करना, किसी एक धर्म को दूसरे धर्म से सर्वोच्च मानना, सर्वश्रेष्ठ समझना, अपने आप को दूसरे के अपेक्षा सर्वोच्च समझना। और जब इन सब बातों को राजनीति के साथ जोड़ लिया जाता है कि राजनीति भी क्या करती है, राजनीति से जब धर्म को इस तरह से जोड़ा जाता है तो वो हो जाता है सांप्रदायिकता। ठीक है, सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस मान्यता के अनुकूल सोचना एक सांप्रदायिकता है। मतलब कोई धर्म है वो सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है, ये कैसी मान्यता, और जो ये मान्यता है यही होती है एक सांप्रदायिकता का रूप। सामुदायिक लोगों में के आपसी मतभेद सामुदायिक जीवन कोई अहमियत तो नहीं रखते हैं। समुदाय के लोगों के जो आपसी मतभेद होते, देखो मतभेद होना कोई दिक्कत नहीं है, मनभेद नहीं होना चाहिए। आप स्वतंत्रता आंदोलन में जितने भी क्रांतिकारी नेता रहे हैं सबके बारे में आपने सुना होगा, इनका इनसे मतभेद था, उनका उनसे मतभेद था। गांधी जी अम्बेडकर दोनों में मतभेद हुआ करता था, नेहरू जी अम्बेडकर में भी मतभेद, अम्बेडकर साहब में भी मतभेद हुआ करता था, टैगोर गांधी में भी मतभेद हुआ करता था। लेकिन मनभेद नहीं ना किसी के मन में भाई। मतभेद का मतलब है हमारा सोचने का तरीका अलग है, उनका सोचने का तरीका अलग है, चाहते दोनों लोग हैं वही काम। जैसे गांधी जी भी चाहते हैं कि दलितों का उत्थान किया जाए, अम्बेडकर साहब भी वही चाहते हैं। तो गलत कहाँ है? गलत तब हो जाता है जब गांधी जी ये बात बोल दें कि देखो ज्यादा पढ़ाई मत करना नहीं तो आप अपना काम भूल जाएंगे। अम्बेडकर साहब कहते थे ये कौन सी बात है भाई, पढ़ाई करेंगे वो नहीं अधिकारी बन सकते, उनको भी अधिकारी बनने का अधिकार है, वो भी अधिकारी बनेंगे पढ़ लिख के। वही एक काम जो परंपरा चली आ रही वही एक काम पकड़े रहना बुद्धिमानी कहाँ की है? तब कैसे इनका उत्थान होगा? यहाँ पे मतभेद है दोनों लोगों में। जब गांधी जी कहते हैं कि एक डॉक्टर की जितनी फीस होनी चाहिए उतनी फीस एक मोची की होनी चाहिए, यहाँ पे मतभेद है दोनों लोगों में। कोई देगा? डॉक्टर साहब नाड़ी पकड़ते हैं, 500 रुपये फीस है उनकी, दवा का अलग से। मोची 10 मिनट तक आपके जूता चप्पल सिएगा, पॉलिश मारेगा, वो 50 रुपये गलती से बोल दिया तो उसको 4 बार सुनाएगा आदमी। मुमकिन है ऐसा कुछ? संभव है ऐसा हो जाए? यहाँ पे मतभेद होता है। ठीक है, इस सोच में बात ये भी शामिल है कि किसी अलग धर्म को मानने वाले लोग दूसरे सामाजिक समुदाय का हिस्सा नहीं हो सकते। मतलब हिंदू धर्म को जो मानने वाला व्यक्ति है वो मुसलमान समाज का व्यक्ति नहीं हो सकता, और इस्लाम धर्म को मानने वाला व्यक्ति हिंदू समाज का नहीं हो सकता। चलो ठीक है, ध्यान रखना, अगर विभिन्न धर्मों के लोगों की सोच में कोई समानता दिखती है तो यह ऊपरी और बेमानी होती है। ठीक है, विभिन्न धर्मों के लोगों की सोच में कोई समानता दिखती तो ये ऊपरी और बेईमानी होती है। अलग अलग धर्मों के लोगों के हित तो अलग अलग होंगे ही, उनमें टकराव भी होगा, ये क्योंकि सांप्रदायिकता का माहौल है इसलिए इसमें इस तरीके से बताया जा रहा है। ठीक है, सांप्रदायिक सोच जब ज्यादा आगे बढ़ती है तो उसमें यह विचार जुड़ने लगता है कि दूसरे धर्म के अनुयायी एक ही राष्ट्र में समान नागरिक तौर पे नहीं रह सकते। दूसरे धर्म के अनुयायी, एक धर्म की बात नहीं, यहाँ पे दूसरे धर्म की बात चल रही है। चलो, सांप्रदायिक सोच जब ज्यादा आगे बढ़ जाती तो ये हो जाता भाई, अनुसार इस मानसिकता के अनुसार या तो एक समुदाय के लोगों को दूसरे समुदाय के वर्चस्व में रहना होगा या फिर उनके लिए अलग राष्ट्र बनाना होगा। ठीक है, ये मान्यता जो है बुनियादी रूप से गलत है। एक धर्म के लोगों का हित, उनकी आकांक्षाएं हर मामले में एक जैसी हों, ये संभव नहीं है ना? एक धर्म के लोगों के हित और उनकी आकांक्षाएं हर मामले में एक जैसी हों,
ज़रूरी नहीं है और संभव नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, जैसे हिंदू संप्रदाय में ही, सॉरी, हिंदू धर्म में ही हमने कई सारे संप्रदायों के बारे में ही कल बात किया था। अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं, अलग अलग मान्यताओं कल्चर वाले लोग हैं, उनके उनके पूजा पाठ के तरीके भी अलग अलग हैं। हर व्यक्ति कई तरह की भूमिका निभाता है, उसकी हैसियत पहचान अलग अलग होती है। हर समुदाय में तरह तरह के विचार के लोग रहते हैं, इन सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है। इसलिए एक धर्म से जुड़े सभी लोगों को किसी गैर धार्मिक संदर्भ में एक करके देखना उस समुदाय के विभिन्न आवाज को दबाना है। तो ध्यान रखना भाई, समाज में कई प्रकार के लोग रहते हैं, आप में से भी कई जितने लोग हैं उतने प्रकार के हैं, उन सबके विचार भी अलग अलग हैं, उन सबकी सोच अलग अलग है, उन सबके समझने का तरीका भी अलग अलग है। अगर हम ये कहें कि किसी एक के आधार पे अगर हम सबको एक तरीके से नापते हुए चलें या फिर एक मापन में रख लें आप सबको, तो वो अन्याय होगा उनके साथ जो बहुत पढ़ने में कमजोर होंगे, और उनके साथ भी होगा जो पढ़ने में बहुत तेज भी होंगे। बात समझ रहे हैं? अगर हम एक ही तरीके से सबको चलाना चाहते हैं कि भाई सब लोग एक तरीके से स्पीड में पकड़ो, स्पीड में पढ़ो, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी की भावना को दबाने का एक प्रयास होगा। ये बात समझ रहे हैं? ऐसे ही समाज होता है। सांप्रदायिकता राजनीति में अनेक रूप धारण करती है। सांप्रदायिकता राजनीति में कई सारे रूप होते हैं इसके। एक तो रूप क्या है, सांप्रदायिकता की सबसे आम अभिव्यक्ति होती है जो दैनंदिन जीवन में हमको दिखती है। इसमें एक तो होता है आपका धार्मिक पूर्वाग्रह। धार्मिक पूर्वाग्रह ये एक इसका तथ्य है। धार्मिक समुदाय के बारे में बनी बनाई धारणाएं, एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मान्यताएं, ये चीजें इतनी आम है कि अक्सर हम उन पर ध्यान तक नहीं देते, जबकि ये हमारे अंदर ही बैठी होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया, सांप्रदायिक सोच अक्सर अपने धार्मिक समुदाय का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के फिराक में रहती है। सांप्रदायिक सोच की बात है सर, अगर जाए ठीक है। तो सांप्रदायिक जो सोच होती है वो अपने धार्मिक समुदाय का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने की फिराक में ही रहता है। ठीक है, ठीक है। जो लोग बहुसंख्यक समुदाय होते हैं उनकी कोशिश बहुसंख्यकवाद का रूप ले लेती है। जैसे हमने श्रीलंका का एक एग्जाम्पल देख लिया था, एक एग्जाम्पल बेल्जियम का देख लिया था हमने, है ना। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हमने देख रखे हैं पहले भी। जो अल्पसंख्यक समुदाय के होते हैं उनमें ये विश्वास अलग राजनीतिक इकाई बनाने की इच्छा का रूप ले लेता है। आपने देखा था श्रीलंका में भी ऐसी हालत आई। ऐसी स्थितियां जब श्रीलंका में पैदा हुई तो वहां पे गृह युद्ध छिड़ गया, लेकिन बेल्जियम में जब ऐसी स्थिति आई तो वहां की स्थितियों को संभाल लिया गया और गृह युद्ध की ओर बेल्जियम को जाने से रोक लिया गया था। बात समझे? यहाँ पे एक लिखा गया है, एक कथन है फैज अहमद फैज का, ये भी है, हम तो ठहरे अजनबी, कितनी मुलाकातों के बाद खून के धब्बे धुलेंगे, कितनी बरसातों के बाद। चलो, सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक गोलबंदी सांप्रदायिकता का दूसरा रूप होती है। आजकल हम देखते हैं ना भारत में ब्राह्मण संघ, राजपूत संघ, यादव सम्मेलन और विश्वकर्मा समाज, विश्वकर्मा सम्मेलन, है ना। और कौन सा होता है, और भी बहुत सारे सम्मेलन ऐसे होते रहते हैं। आपने ये सबको देखा होगा। आपने हिंदू धर्म महासभा जैसे हिंदू धर्म सम्मेलन, ऐसे सम्मेलनों के बारे में भी सुना होगा। ये सब कहीं ना कहीं सांप्रदायिक आधार पर अपनी गोलबंदी करने का एक तरीका है। ठीक है, सच्चाई यही है कि जो भी ये संघ सम्मेलन है, ब्राह्मण सम्मेलन हुआ, चाहे राजपूत सम्मेलन, चाहे कोई विश्वकर्मा समाज भी हुआ, ये किसी के एक दूसरे के काम नहीं आने वाले हैं। ठीक है, ये सिर्फ एक दूसरे का पैर खींचने के लिए बैठे रहते हैं और कुछ नहीं करते ये। ठीक है, सिर्फ सम्मेलन करते हैं बस और कुछ नहीं कर सकते। तो ठीक भैया, सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक गोलबंदी सांप्रदायिकता का दूसरा रूप होता है। इसमें धर्म के पवित्र प्रतीकों, धर्मगुरुओं, भावनात्मक अपील, अपने ही लोगों के मन में डर बैठाने जैसे तरीकों का उपयोग बहुत आम है। चुनावी राजनीति में एक धर्म के मतदाताओं की भावनाओं और हितों की बात उठाने जैसे तरीके अक्सर अपनाए जाते हैं। कई बार सांप्रदायिकता सबसे गंदा रूप लेकर संप्रदाय के आधार पर हिंसा, दंगा, नरसंहार कराती है। सांप्रदायिकता के कई सारे प्रभाव देखने को मिल जाएंगे हमको, कई सारे इसके। ये विभाजन के समय भारत पाकिस्तान भयावह सांप्रदायिक दंगे हुए। आजादी के बाद भी बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगा हुआ। एक सांप्रदायिक दंगा हुआ था मध्य प्रदेश क्षेत्र में। पंडित नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे। उस सांप्रदायिक दंगे से उनको बहुत कष्ट पहुंचा था। ठीक है, जब आप नेहरू के सांप्रदायिक विचार पढ़ेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि उनको क्या क्या चाहिए होता था, सांप्रदायिकता के बारे में वो क्या सोचते थे, उपाय क्या बताते थे।
धर्मनिरपेक्ष शासन। धर्मनिरपेक्ष एक शब्द है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपना धर्म छोड़ दें। आपसे आपका धर्म छोड़ने की अपील नहीं की जाती है धर्मनिरपेक्ष के नाम पर। आपसे सिर्फ इतना उम्मीद की जाती है कि आप अपने धर्म के साथ साथ दूसरे के धर्म का भी सम्मान करना सीखें, जिससे समाज में सामंजस्यता बरकरार रहे, समन्वय स्थापित रह सके। धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये होता है आप अपने धर्म की मान्यता अनुसार ही काम करें, आप धर्म की पूजा करें, अपने धर्म के अनुसार काम करें, अपने जो भी आपके कल्चर उन सबको माने अच्छे से। लेकिन आपको, अगर आप दूसरे के धर्म को सम्मान नहीं दे सकते हैं तो आप दूसरे के धर्म के मामले में टांग भी नहीं अड़ाना चाहिए आपको, या हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये है। बात समझे? धर्मनिरपेक्ष शासन क्या है फिर? सांप्रदायिकता हमारे देश के लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती रहा है। हमारे संविधान निर्माता इस चुनौती के प्रति सचेत थे। इसी कारण उन्होंने धर्मनिरपेक्ष शासन का मॉडल चुना। इसी आधार पर संविधान में अनेक प्रावधान किए गए, जिसमें हम पिछले साल में पढ़ चुके जो कुछ चीजें। जैसे भारतीय राज्य ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया है। कोई भी धर्म राजकीय धर्म नहीं है भारत में। श्रीलंका में बौद्ध धर्म है, पाकिस्तान में इस्लाम है, इंग्लैंड में ईसाई है। इन सबका अपना अपना दर्जा है। उसके विपरीत भारत का संविधान किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता है। दूसरा, संविधान सभी नागरिकों समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने, प्रचार करने की आजादी भी देता है। संविधान ही सबको आजादी दे रहा है। आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, आप किसी भी धर्म का प्रचार करिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी धर्म को मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी धर्म का पालन करने के लिए आप आजाद हैं, स्वतंत्र हैं, आपको मिला हुआ है। ये धर्मनिरपेक्षता। संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी तरह के भेदभाव को अवैधानिक घोषित करता है। ये भी याद रखना। जैसे संविधान में अधिकार दिया गया, अपने धर्म को मानिए, अपने धर्म का पालन पोषण करिए, अपने धर्म का प्रचार करिए, अपने धर्म के लिए कर संदाय इकट्ठा कर सकते हैं, कर संदाय की भी व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन प्रचार करने का मतलब ये नहीं, कि धर्म की अभिवृद्धि करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा लें। ये काम आपको नहीं करना है। इस बात की गारंटी, इस बात की आजादी संविधान नहीं देता आपको। अगर आप ऐसा कुछ करते हुए पाए जाते हैं तो वहां पर संविधान द्वारा जो दिए गए आपको अधिकार हैं, वहां पर वो सारे के सारे अधिकार छिन सकते हैं, वो सारे अधिकार आपके शून्य हो जाएंगे, अगर ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो। बात समझे? इसके साथ ही संविधान धार्मिक समुदायों में समानता सुनिश्चित करने के शासन को धार्मिक मामलों में दखल देने का अधिकार भी देता है। जैसे हमारे यहाँ कैसी कैसी मान्यताएं रही, सती प्रथा एक रहे, नरबलि प्रथा रही है, पता नहीं कौन कौन सी ऐसी प्रथाएं रही हैं धर्म के नाम पर ही। ऐसे कर्मों, ऐसी चीजों में अगर व्यक्ति लिप्त पाया जाता है तो उस मामले में क्या होता है कि राज्य को अधिकार मिला हुआ है कि राज्य इस मामले में दखल करे। बात समझे ना? ऐसे में राज्य हस्तक्षेप करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारा मूलाधिकार है वो कैसा भाई, नकारात्मक प्रवृत्ति का है। ठीक है ना? इस हिसाब से देखा जाए तो धर्मनिरपेक्षता कुछ पार्टियों व्यक्तियों की एक विचारधारा भर नहीं है, यह विचार हमारे संविधान की बुनियाद है। सांप्रदायिकता भारत में सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही एक खतरा नहीं है, ये भारत की बुनियादी अवधारणा के लिए एक चुनौती है, एक खतरा है। हमारी तरह का धर्मनिरपेक्ष संविधान जरूरी चीज है, पर अकेले इसी के बूते सांप्रदायिकता का मुकाबला नहीं किया जा सकता। हमें अपने दैनंदिन जीवन में सांप्रदायिक पूर्वाग्रहों, दुष्प्रचारों का मुकाबला करना होगा। धर्म पर आधारित गुटबंदी का मुकाबला राजनीति के दायरे में करने की जरूरत है। जाति और राजनीति। हमने राजनीति में सामाजिक विभाजन की दो अभिव्यक्तियां देखी। इनमें से एक मोटे तौर पर सकारात्मक लाभदायक है तो दूसरी नकारात्मक नुकसानदेह भी। अब अंतिम प्रमुख विभाजन मतलब जाति और राजनीति की चर्चा करें। इसके सकारात्मक नकारात्मक दोनों ही पक्ष हैं। जातिगत असमानताएं। लिंग और धर्म पर आधारित विभाजन तो दुनिया भर में है, पर जाति पर आधारित विभाजन सिर्फ भारतीय समाज में ही देखने को मिलता है। सभी समाजों को सामाजिक असमानताएं, एक न एक तरह का श्रम का विभाजन मौजूद होता है। अधिकतर समाजों में पेशा परिवार की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, लेकिन जाति व्यवस्था इसका एक अतिवादी और स्थायी रूप है। ठीक है? अन्य समाज में मौजूद असमानताओं से ये एक खास धर्म अर्थ में भिन्न है। इसमें पेशा के वंशानुगत विभाजन को रीति रिवाजों की मान्यता प्राप्त है। मतलब ठीक है, असमानताओं से ठीक है। एक जात समूह के लोग एक या मिलते जुलते पेशों के तो होते ही हैं, साथ ही उन्हें एक अलग सामाजिक समुदाय के रूप में भी देखा जाता है। उनमें
आपस में ही बेटी रोटी मतलब शादी खान पान का संबंध रहता है। अन्य जाति समूहों में उनके बच्चों की ना तो शादी हो सकती है, ना महत्वपूर्ण पारिवारिक और सामुदायिक आयोजनों में उनकी पांत में बैठकर दूसरी जाति के लोग भोजन कर सकते हैं। ठीक है, उनमें आपस में ही बेटी रोटी शादी खान पान, बेटी रोटी वाला जो मामला बताया अभी वही वाला। ठीक है, अन्य जाति समूह में उनके बच्चों की ना तो शादी हो सकती, ना महत्वपूर्ण पारिवारिक सामुदायिक आयोजन में उनकी पात में बैठकर दूसरी जाति के लोग भोजन कर सकते हैं। इतनी देर से यही चीज समझा रहे थे। वर्ण व्यवस्था अन्य जाति समूहों से भेदभाव, उन्हें अपने से अलग मानने की एक धारणा पर आधारित है। इसमें अंत्यज जातियों के साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता। अंत्यज मतलब है जिनको त्यागा गया है, बात समझे, उनके साथ छुआछूत जैसा बर्ताव किया जाता है। इसकी चर्चा हमने 9वीं कक्षा में की थी। यही कारण है कि ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, पेरियार, रामास्वामी नायकर जैसे राजनेताओं, समाज सुधारकों ने जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज व्यवस्था बनाने की बात की और उसके लिए काम किया। इन महापुरुषों के प्रयासों, सामाजिक आर्थिक बदलाव के चलते आधुनिक भारत में जाति की संरचना, जाति व्यवस्था में भारी बदलाव आया। आर्थिक विकास, शहरीकरण, साक्षरता, शिक्षा विकास, पेशा चुनने की आजादी, गांव जमींदारी व्यवस्था कमजोर पड़ने से जाति व्यवस्था के पुराने स्वरूप और वर्ण व्यवस्था पर टिकी मानसिकता में भी बदलाव आ रहा है। ये जो चीजें बदल रही हैं, इनका मूल कारण क्या है? शहरीकरण, शिक्षा का लेवल, शिक्षा जैसे जैसे लोगों में उनके जो शिक्षा का स्तर बढ़ता जा रहा है, पढ़ने लिखने समझने सोचने के तरीके में बदलाव आ रहा है, उसी के अनुसार ये जो हमारे समाज में एक बनावट है, समाज का जो बुनावट है, वो कहीं ना कहीं आपको टूटता हुआ भी नजर आएगा। जाति व्यवस्था आज के समय में आप देखेंगे ना, आप अगर तैयारी कर रहे हैं, कहीं बाहर हैं, तो आपका दोस्त कौन है ये आपके दिमाग में आएगा ही नहीं कभी, ये मायने नहीं रखेगा। फिर आप उसके साथ हंसी मजाक खाना पीना सब उसके साथ चलता रहेगा आपका। जी सर। ये शिक्षा का स्तर है, शहरीकरण का दौर है। शहरों में देखेंगे तो ऐसा कुछ चलता ही नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, ये मत याद रख सोचना कि शहरों में जातिवाद नहीं है, शहरों में भी जातिवाद होता है, ये बात ध्यान रखना। हमने आप लोगों को कई बार चीजें बताई है, शहर में जातिवाद किस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इसे। शहरी इलाकों में तो अब ज्यादातर इस बात का कोई हिसाब नहीं रखा जाता कि ट्रेन या बस में आपके साथ कौन बैठा है, रेस्तरां में आपकी मेज पर बैठकर खाना खा रहे आदमी की जाति क्या है। संविधान में किसी भी तरह के जातिगत भेदभाव का निषेध किया गया। संविधान ने जाति व्यवस्था से पैदा हुए अन्याय को समाप्त करने वाली नीतियों का आधार तय किया है। अगर 100 साल पहले का कोई व्यक्ति एक बार फिर भारत लौट कर आए तो यहाँ हुए बदलाव को देखकर हैरान रह जाएगा। बहरहाल समकालीन भारत से जाति प्रथा विदा नहीं हुई है, आज भी ये प्रथा बरकरार है भाई। जाति व्यवस्था के कुछ पुराने पहलू अभी भी बरकरार, अभी भी ज्यादातर लोग अपनी जाति या कबीले में ही शादी करते हैं। स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान के बावजूद छुआछूत की प्रथा अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। जाति व्यवस्था, चलो भाई छोड़ो, सदियों बाद आज तक नजर आता है। जिन जातियों में पहले से ही पढ़ाई लिखाई का चलन मौजूद था, जिनकी शिक्षा पर पकड़ थी, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में भी उन्हीं का बोलबाला है। जिन जातियों को पहले शिक्षा से वंचित रखा जाता था, उनके सदस्य अभी भी स्वाभाविक तौर पर पिछड़े हुए हैं। और यही कारण है कि शहरी मध्यम वर्ग में अगड़ी जाति के लोगों का अनुपात असामान्य रूप से काफी ज्यादा है। जाति और आर्थिक हैसियत में काफी निकट का संबंध भी है। ठीक है, राजनीति में जाति, राजनीति में जाति, सांप्रदायिकता की तरह जातिवाद भी मान्यता पर आधारित है कि जाति ही सामाजिक समुदाय के गठन का एकमात्र आधार है। ठीक है, ऐसा माना जाता है सांप्रदायिकता के आधार पर। इस चिंतन पद्धति के अनुसार एक जाति के लोग एक स्वाभाविक सामाजिक समुदाय का निर्माण करते हैं, उनके हित एक जैसे होते हैं, दूसरी जाति के लोगों से उनके हितों का कोई मेल नहीं होता, एक ऐसा मानना है। ठीक है, जैसे कि हमने सांप्रदायिकता के मामले में देखा, ये मान्यता हमारे अनुभव से पुष्ट नहीं होती। हमारे अनुभव बताते हैं कि जाति हमारे जीवन का एक पहलू जरूर है, लेकिन यही एकमात्र या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। सिर्फ एक पहलू हो सकता है जाति। राजनीति में जाति अनेक रूप ले सकती है। जब पार्टियां चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करती हैं तो चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं की जातियों का हिसाब ध्यान में रखती है, ताकि उन्हें चुनाव जीतने के लिए जरूरी वोट मिल जाए। ऐसा होता होगा कि किस क्षेत्र में कौन सी बिरादरी, कौन सी जाति के लोग ज्यादा हैं, वहां से उस कैंडिडेट, उस जाति के कैंडिडेट को टिकट दिया जाना चाहिए। कहां पर किस धर्म के लोग ज्यादा हैं, वहां पर उस धर्म के कैंडिडेट को टिकट दिया जाना चाहिए। ये पार्टियां ध्यान रखती हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखती हैं। ठीक है, जब सरकार का गठन होता है तो राजनीतिक दल इस बात का ध्यान रखते हैं कि उसमें विभिन्न जातियों कबीलों के लोगों को उचित जगह दी जाए। ठीक है, एक तो ये चीज है, चलिए ध्यान रखना। एक तो ये तो हो गया आपका। दूसरा है
राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार समर्थन हासिल करने के लिए जातिगत भावनाओं को उकसाते हैं। कुछ दलों को कुछ जातियों के मददगार प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता है। एक ये भी है। एक पहला हमने देखा कि उम्मीदवारों के उम्मीदवारी के चयन में जाति की भूमिका का ध्यान रखना, पहली चीज है। दूसरी बात यह है कि जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं समर्थन हासिल करने के लिए जातिगत भावनाओं को उकसाती हैं। एक दूसरा पॉइंट यहां हुआ। तीसरा पॉइंट है सार्वभौम वयस्क मताधिकार। एक व्यक्ति एक वोट की व्यवस्था ने राजनीतिक दलों को विवश किया कि वे राजनीतिक समर्थन पाने लोगों को गोलबंद करने के लिए सक्रिय हों। इससे उन जातियों के लोगों में नई चेतना पैदा हुई जिन्हें अभी तक छोटा और नीच माना जाता था। एक ये भी है। राजनीति में जाति पर जोर देने के कारण कई बार यह धारणा बन सकती है कि चुनाव जातियों का खेल है, कुछ और नहीं। ठीक है, ये बात सच नहीं है। जरा इन चीजों पर गौर किया जाए। देश के किसी भी एक संसदीय चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं है। इसलिए हर पार्टी उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए एक जाति और एक समुदाय से ज्यादा लोगों का भरोसा हासिल करना होगा। ठीक है, पहली चीज है। दूसरी बात है कि कोई भी पार्टी किसी एक जाति या समुदाय के सभी लोगों का वोट हासिल नहीं कर सकती है। जब लोग किसी जाति विशेष को किसी एक पार्टी का वोट बैंक कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि उस जाति के ज्यादातर लोग उसी पार्टी को वोट देते हैं। बात समझे? कोई भी पार्टी किसी एक जाति या समुदाय के सभी लोगों का वोट हासिल नहीं कर सकती। जब लोग किसी जाति विशेष को किसी एक पार्टी को वोट बैंक कहते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि उस जाति के ज्यादातर लोग उसी पार्टी को वोट देते हैं। अगर किसी चुनाव क्षेत्र में एक जाति के लोगों का प्रभुत्व माना जा रहा हो तो अनेक पार्टियों को उस जाति का उम्मीदवार खड़ा करने से कोई रोक नहीं सकता। ऐसे में कुछ मतदाताओं के सामने उनकी जाति के एक से ज्यादा उम्मीदवार होते तो किसी किसी जाति के मतदाताओं के सामने उनकी जाति का एक भी उम्मीदवार नहीं होता है। एक बात ये भी यहाँ पे है। हमारे देश में सत्तारूढ़ दल वर्तमान सांसदों विधायकों को अक्सर हार का सामना करना पड़ता है। अगर जातियों और समुदायों की राजनीतिक पसंद एक ही होती तो ऐसा संभव नहीं हो पाता है। स्पष्ट है कि चुनाव में जाति की भूमिका महत्वपूर्ण होती, किंतु दूसरे कारक भी इतने ही असरदार होते। मतदाता अपनी जातियों से जितना जुड़ाव रखते हैं अक्सर उससे ज्यादा गहरा जुड़ाव राजनीतिक दलों से रखते हैं। चलिए, एक ही समुदाय के अमीर गरीब लोग अक्सर अलग अलग पार्टियों को वोट देते। सरकार के कामकाज के बारे में लोगों की राय, नेताओं की लोकप्रियता का चुनाव पर अक्सर निर्णायक असर होता है। जाति के अंदर राजनीति। जाति के अंदर राजनीति कैसी होती भाई? अभी तक हमने इसी चीज पर गौर किया कि राजनीति में जाति की क्या भूमिका, पर इसका यह मतलब नहीं कि जाति और राजनीति के बीच सिर्फ एक तरफा संबंध है। राजनीति भी जातियों को राजनीति के अखाड़े में लाकर जाति व्यवस्था और जातिगत पहचान को प्रभावित करती है। जब राजनीति किसी जाति पर आधारित होती है ना तो जाति व्यवस्था को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जातिगत जनगणना इसका एक प्रमुख उदाहरण है। बात समझे? ठीक है। हर जाति खुद को बड़ा बनाना चाहती है, सो पहले वह अपने समूह की जिन उपजातियों को छोटा या नीचा बताकर अपने से बाहर रखना चाहती थी अब उन्हें अपने साथ लाने की कोशिश करती है। सभी जातियों का यह मामला है। चूंकि एक जात अपने दम पर सत्ता पर कब्जा नहीं कर सकती इसलिए वह ज्यादा राजनीतिक ताकत पाने के लिए दूसरी जातियों या समुदायों को साथ लेने की कोशिश करती है और इस तरह उनके बीच संवाद और मोल तोल होता है। एक अगला है कि राजनीति में नए किस्म की जातिगत गोलबंदी हुई, इसे बोलते हैं अगड़ा और पिछड़ा। अगड़ी जात, पिछड़ी जात। अगड़ा समुदाय, पिछड़ा समुदाय, ये भी एक नया तरीका आ गया है। मतलब जाति राजनीति में कई तरह की भूमिकाएं निभाती है। एक तरह से यही चीजें दुनिया भर की राजनीति में चलती हैं। दुनिया भर में राजनीतिक पार्टियां वोट पाने के लिए सामाजिक समूहों समुदायों को गोलबंद करने का प्रयास करती। कुछ खास स्थितियों में राजनीति में जातिगत विभिन्नताएं, असमानताएं वंचित और कमजोर समुदायों के लिए अपनी बातें आगे बढ़ाने और सत्ता में अपनी हिस्सेदारी मांगने की गुंजाइश भी पैदा करती है। कि जो ये किसी जाति विशेष के ठेकेदार टाइप के लोग होते हैं जो एक नेतृत्व प्रदान करते हैं। ठीक है। कुछ खास स्थिति में राजनीति में जातिगत विभिन्नताएं, असमानताएं वंचित कमजोर समुदायों की अपनी बातें आगे बढ़ाने, सत्ता में अपनी हिस्सेदारी मांगने की गुंजाइश भी पैदा करती है। कुछ खास स्थितियां होती हैं वो। ठीक है। इस अर्थ में जातिगत राजनीति ने दलित और पिछड़ी जातियों के लोगों के लिए सत्ता तक पहुंचने तथा निर्णय प्रक्रिया को बेहतर ढंग से प्रभावित करने की स्थिति भी पैदा की है। जातिगत जो राजनीति है जरूरी नहीं है उसने नुकसान ही किया है। जातिगत राजनीति ने कहीं ना कहीं समाज की मुख्य धारा से टूटे हुए लोगों को भी राजनीति से जोड़ने का काम किया, समाज की मुख्य धारा में लाने का काम किया है। साथ ही साथ उनके हितों को
भी ध्यान में रखा गया, साथ ही साथ उनको निर्णय निर्माण प्रक्रिया में शामिल करना भी जारी रखा या शामिल करने का एक प्रयास भी हुआ है जातिगत राजनीति के माध्यम से। ठीक है। अनेक पार्टियां गैर राजनीतिक संगठन खास जातियों के खिलाफ भेदभाव समाप्त करने, उनके साथ ज्यादा सम्मानजनक व्यवहार कराने, उनके लिए जमीन जायदाद अवसर उपलब्ध कराने की मांग को लेकर आंदोलन करते रहे। पर इसके साथ ही ये भी सच है कि सिर्फ जाति पर जोर देना नुकसानदेह हो सकता है। जैसा कि धर्म के मसले से स्पष्ट होता है, सिर्फ जातिगत पहचान पर आधारित राजनीति लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं होती है। सिर्फ जातिगत पहचान पर आधारित राजनीति, इससे अक्सर गरीबी, विकास, भ्रष्टाचार जैसे ज्यादा बड़े मुद्दों से लोगों का ध्यान भी भटकता है। कई बार जातिवाद तनाव, टकराव, हिंसा को भी बढ़ावा देता है। भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहां कहां पर है भाई, बताइए। लोकसभा, बिहार में, विधानसभा, मंत्रिमंडल, पंचायत राज संस्था। पंचायती राज संस्था में है ना महिलाओं के लिए आरक्षण, अब हो गया लोकसभा चुनाव में भी। जी सर। ठीक है, लेकिन एक चीज, हाँ बोलो ना सपना, जी सर, क्या बोल रहे यही थे? बोल रही हूँ। अच्छा, एक चीज और याद रखना। हाँ बोलिए रोशन। सर लोकसभा में अभी लागू नहीं हुआ, अधिनियमित जो बोलते हैं वो तो नहीं हुआ है अभी। पास तो हो गया है, पास हो गया, वो भी लागू हो जाएगा। पास हुआ, अधिनियमित तो एक वर्ड आता है ना, वो नहीं हुआ, लगता अभी पास तो हो गया था उसी। एक चीज और याद रखना, राज्यसभा और विधान परिषद, इनमें आरक्षण की व्यवस्था नहीं है किसी भी तरीके से। ठीक है, लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था है ना, जैसे 40 सीट 45 सीट ऐसे करके नहीं है। विधानसभा में भी आरक्षण की व्यवस्था है, लेकिन इन दोनों जगहों पे किसी भी प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था आपको पंचायती राज संस्था में मिल जाएगी बस। ठीक है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा मतलब क्या होता भाई, हमारा मतलब होता है स्त्री पुरुष के बीच जैविक अंतर, समाज द्वारा स्त्री पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं, बालक बालिकाओं की संख्या का अनुपात, लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान का अधिकार ना मिलना। क्या होता है इसमें लैंगिक विभाजन का मतलब, स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर। ठीक है, एक ये भी प्रश्न है, सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ संबंधी निम्नलिखित कथनों पर गौर करना है। धारणा पर आधारित है कि एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है, विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ रह सकते हैं। सांप्रदायिक राजनीति की बात है यहाँ पे, ध्यान रखना। एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं, एक धार्मिक समूह का प्रभुत्व बाकी सभी धर्मों पर कायम करने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो इसमें कौन सा सही होगा, पहला वाला। एक धर्म कि जो लोग होते हैं वो खुद को दूसरे से श्रेष्ठ मानते हैं, दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानते हैं, है ना, यही होती है सांप्रदायिक राजनीति। ठीक है जी सर। यहाँ पे देखिए ये है मिलान करना, मेरे ख्याल से मिलान अगर करें, अधिकारों अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुष की बराबरी मानने वाला व्यक्ति, अधिकार अवसर के मामले में स्त्री पुरुष की बराबरी मानने वाला व्यक्ति कौन है, बराबरी मानेगा वो, इसको छोड़ो अभी। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति कौन होगा, वो हो जाएगा सांप्रदायिक। जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला हो जाएगा जातिवादी। व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव करने वाला व्यक्ति, व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव न करने वाला जो व्यक्ति है वो कौन है, वो है धर्मनिरपेक्ष। एक जो बचा है वो हो जाएगा नारीवादी व्यक्ति। बात समझे, चलिए ये हो गया। एक प्रश्न हम सब लिख सकते हैं, जाति के अंदर राजनीति, है ना, ये लिख सकते हैं। एक काम करिए, टिप्पणी करना है इस पे, ठीक है। जाति पर राजनीति या राजनीति में जाति पर टिप्पणी।